हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे जानेंगे, मोदी जी ब्रिक्स में जा रहे हैं, जब भारत और कनाडा के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बल्कि ख़राब हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं चल रही। तो कुछ क्या बड़ा होने जा रहा है ब्रिक्स के अंदर? वहाँ पर पुतिन के साथ मुलाकात में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? और भारत जो इन सारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर पुतिन की कितनी हमायत हासिल कर पाएगा, इसके ऊपर हम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से जानेंगे। तो पहले मैं इनको वेलकम कहता हूँ अपने शो में। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने शो पे आमंत्रित किया। और मुजफ्फर भाई का एक रिसेंट इंटरव्यू है शकील चौधरी जी के साथ, उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और जो जिस बेबाकी से शकील सर ने और मुजफ्फर भाई ने बातें की हैं, इनकी सराहना की जानी चाहिए, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और इनका उत्साह वर्धन भी किया जाना चाहिए। थैंक जी। यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, कैसे फिर आप जो ये विजिट है मोदी जी का उसको देख रहे हैं? खास वक्त कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के टाइमिंग जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, और इस वक्त जो टाइमिंग है कनाडा और भारत के जो संबंध है वो उसके वजह से, ये टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त ये विजिट जो खासतौर पर ब्रिक्स के अंदर कुछ बड़े ऐलानात आप देख रहे हैं, और क्या होने जा रहा है वहाँ पे? देखिए, जो जिस तेजी से दुनिया चर्न हो रही है मुजफ्फर भाई ना, ब्रिक्स में इस बार भी कुछ ग्लोबल जस्टिस और ऐसे करके कुछ है, उसकी थीम जो मैं भूल रहा हूँ, वो कोई भी आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ के वो बता देंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। बट इस थीम का मतलब ये है कि एक ऑल्टरनेटिव वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर का आना बहुत जरूरी है। देखिए, एक देश क्या होता है, वो सोशल ऑर्डर होता है। समाज कैसे रहेगा, उन समाज के क्या नियम कानून होंगे, सब अलग अलग समाजों के अलग अलग नियम कानून होंगे। तो उसी तरीके से जब समाज बनता है, कई समाजों के समूह को देश कहते हैं। और फिर कई देश, जब जब समाजों से देश बन जाता है कि भाई एक देश, ये दो देश, तीन देश, फिर ये देश एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे, ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर। अगर हम जो मानवों के समूह हैं उसको सोशल ऑर्डर कहते हैं, तो देशों के समूह को हम फिर ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं कि भाई जब देश बन गए तो अब एक देश दूसरे देश से ट्रांजैक्शन कैसे करें, उसके क्या नियम कानून होंगे, उनकी जो जो वैधिक जो उनके प्रिंसिपल्स होंगे वो कैसे चलेंगे एक दूसरे से। तो अभी हमारा आपका जो वेस्टर्न ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें आप ये चीज देखिए कि ये जो वेस्टर्न ऑर्डर है उसमें जो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें वेस्ट के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स लगते हैं। तीन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं: इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर या बैंकिंग ऑर्डर आप जिसको कहते हैं, एक मिनट, बंद कर रहा था मैं, व्हाट्सएप बार बार आ रहा था। तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो दुनिया भर को लोन देता है। वर्ल्ड बैंक आपको पता है उसके दो पार्ट हैं, एक है आईबीआरडी, दूसरा आईएमएफ। आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसी तरीके से जो लीगल ऑर्डर है, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, वो जो है वो आपका गवर्न होता है यूएन चार्टर से। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर है। उसका जो पिवट है वो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड क्या करेगा, उन ट्रेड के क्या नियम कानून होंगे। जैसे अभी चाइना इस बार कह रहा है कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट है, यानी वो देश जो अपने यहाँ पे बाहर का माल नहीं आने देना चाहते, अपना मार्केट बाहर के माल को नहीं खोलने देना चाहते, उनको वो कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट। क्योंकि आप बना रहे हो तो आपको बेचना है, तो बेचना है तो आपको फिर मार्केट चाहिए, तो आप तो विरोध करोगे। जो नहीं बना रहा है
वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि भैया हमारी लोकल इंडस्ट्री मर ना जाए। जैसे आपका केस ले ले, आप एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बनाते हो, अब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े मान लीजिए इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आने लगे हैं और उनका जो लेबर है वो इतना चीप है कि वो मार्केट, जो सामान आप जो शॉल एम्ब्रॉयडरी करके 1000, 1500, 2000 में बेच रहे हो, वो 400 पे बेचने को तैयार है। आप तो मार्केट से खत्म हो जाओगे। ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है पाकिस्तान में। चाइना से कुछ ऐसा माल आया है कि जिसकी बहुत ज्यादा कम रेट है, और हमारे जब हम यहाँ पर लोकल अपना तैयार करते हैं वो महंगा बनता है, तो वो इंडस्ट्री हमारी कोलैप्स होगी। आप सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल वो पाक चाइना दोस्ती की कॉस्ट है, वो चूंकि उस दोस्ती का बेस कर, तो ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर अभी तक चला मुजफ्फर भाई, ये वेस्ट ने बनाया है, इसके नियम कानून भी वेस्ट ने बनाए हैं। मैं बहुत सारे नियम कानून से सहमत भी हूं कि वो ठीक बने, लेकिन दिक्कत यह कि वेस्ट ने बनाया है तो वेस्ट उसको चलाना भी चाहता है। देखिए, आपने यदि कोई इंडस्ट्री लगाई है मुजफ्फर भाई, और मैं आकर के इंस्पेक्टर बन के बताऊं कि तुम ऐसा करो, इसको निकाल दो, और ये जरा यूनिट तुम कम कर दो, और जरा प्रोडक्शन कम करो, और इसको जरा जो है तुम माल जो है इसके यहाँ से मंगवाओ, उससे माल मत मंगवाओ, जरा इतना रुपए तुम वेजेस दो, ये सबसे आप परेशान हो जाओ। बोलोगे यार इंडस्ट्री मैंने लगाई है और उसको लगाने का जो मेरा पूंजी लगा है, मेरी मेहनत लगी है, और आप मुझे बता रहे हो कि यार ये नियम कानून है, तो बेयर मिनिमम तो आप मान लोगे, लेकिन एक हद के बाद आप भी नहीं मानोगे, क्योंकि जो आदमी बनाता है चलाना तो वही चाहता है। चलाने का मतलब है कि मेरी बात सुनो, आई शैल बी द डिसीजन मेकिंग पर्सन। तो वही है, वेस्ट ने बनाया है, वेस्ट चलाना चाहता है। पर क्या ये वेस्ट ही बनाता है? अमेरिका का भी नाम आता है ना, कि अमेरिका भी वर्ल्ड ऑर्डर एक बनाता है, और वो अपनी वेस्ट अमेरिका ही है ना। अमेरिका क्या है? अमेरिका कोई ईस्ट तो नहीं है ना। वेस्ट का मतलब होता है ये जो यूरोपियन जो सोसाइटी है, और उसमें भी यूरोपियन वेस्ट, जिसमें आ जाते हैं आपके ये जर्मनी, फ्रांस और ये। तो ये अमेरिका क्या है? अमेरिका कोई, ये जो गोरे हैं ये यूरोपियन वहां जाके रहते हैं ना। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी कैसे हो सकती है? अंग्रेजी तो इंग्लैंड की भाषा है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरे अमेरिका के लोग अब अंग्रेजी बोल रहे हैं। कैसे? वो यूरोप के लोग वहां जाके गए ना। जैसे आपकी भाषा पंजाबी है, अब आपने क्योंकि किसी को कॉलोनाइज नहीं किया, तो आप बना नहीं पाए, अपनी भाषा पहुंचा नहीं पाए। यूरोपियंस ने कॉलोनाइज किया, उन्होंने अपनी भाषा दे दी। अरबों ने कॉलोनाइज किया, उन्होंने दुनिया, इजिप्ट की भाषा बदल दी, अरबी कर दी। सूडान में अरबी बोली जाती है, मैं एम से कंट्री मोरक्को में बोली जाती है। तो ये तो अफ्रीकन कंट्रीज है। बात तो सब यही है कि तुम हमारा कल्चर, हमारी भाषा को, एक को इम्पीरियलिज्म कहते हैं, दूसरे को आप जो भी कहते हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि वो उसको चलाना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। अब दुनिया ये पूछ रही है कि भैया कोई ऑल्टरनेटिव दोगे या इनकी मोनोपोली चले, कि आप अफगानिस्तान पे अटैक कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईरान के किसी लीडर को मरवा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट होते हुए मरवा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीबिया के उसको जो है गद्दाफी को आप जो है लोगों से लिंच करवा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठ बोल करके वेपन ऑन मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे आप देशों को तबाह और बर्बाद कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा जब अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये करे तो वो आतंकवादी है, वो इविल ऑफ एक्सेस है, वो जो है खराब देश है। आप अगर याहिया सिनवार को मार दे इजराइल, तो आप आके कहोगे वाह जी वाह, टेररिस्ट को मार दिया, दुनिया टेरर नहीं होगी। याहिया सिनवार हमें तो नहीं टेरराइज कर रहा, और जब करता तो हम देखते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा। तो आपने याहिया सिनवार को दुनिया का टेरर क्यों मान लिया? और याहिया सिनवार तो मेरा पूरा यकीन है पाकिस्तान को भी टेरराइज नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लोग तो याहिया सिनवार के आज भी मेरे ख्याल से 90% पाकिस्तानी तो 2 दिन खाना हीरो मानते हैं, हीरो मानते हैं। हाँ जी, 2 दिन शोक चला होगा घर में, इसमें कोई शक नहीं है। इस्माइल हानिया के लिए भी शोक चला होगा, जो एक और अभी गए समल्ला करके नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उनके लिए भी, जो हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनके लिए भी शोक चला होगा इसके। तो क्या याहिया सिनवार दुनिया का तो टेररिस्ट नहीं था ना, वो वेस्ट का टेररिस्ट था। हम उसको टेररिस्ट मानते, मैं याहिया सिनवार को टेररिस्ट मानता हूँ, पर आप नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ आप, मतलब आप मानते होंगे, और एक सेक्शन है जो नहीं मानता उसको। तो फिर अगर ये है कि हम मानते हैं कि पन्नून टेररिस्ट है,
हम मानते हैं कि निज्जर टेररिस्ट था, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो भाई? आप कह रहे हो वो सिटीजन है हमारा, और कुछ बोलने को ही तैयार नहीं हो। यही बात पे इंडिया ने बार बार वेस्ट को कहा कि जब भी इजराइल हमास वॉर की बात होगी, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? इजराइल का हमास पे अटैक या 7 अक्टूबर को इजराइल पे अटैक? ये लोग करना चाहते थे कि इजराइल का अटैक दिखाओ हिस्ट्री में से, 7 अक्टूबर के अटैक को हटा दो, जो हम फेस कर चुके हैं 2002 में, जो मोदी जी के नाम को बदनाम किया गया गोधरा में। उसकी सच्चाई क्या है ये सारी दुनिया को पता है, किसने क्या किया था। जी, गुजरात के दंगे की बात कर रहे हैं। गुजरात के दंगे में किसने ट्रेन जलाया था, क्यों जलाया था, ये सबको पता है, लेकिन वो सारा एपिसोड गायब कर दिया गया, खाली वो जो गुजरात का दंगा हुआ उसको हुआ। यही ट्रांजैक्शन ये करना चाहते थे इजराइल में। प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने इतना ज्यादा वो कर दिया था, मगर ये वही बात है ना कि जब, इसीलिए मैं कहता हूं वेस्ट जितनी कॉन्स्पिरेसी कर ले, जितना तो नेचर को ही है, आप नेचर से नहीं लड़ सकते। आपने तालिबान के लिए 2 बार अफगानिस्तान पे अटैक किया। जब ओसामा बिन लादेन को इन्होंने पहली बार मांगा, तो ये पहली बार तालिबान पे हवाई अटैक किया और चले गए इराक में। उसके बाद जब वापस से रिसर्जेंस हुआ तालिबान का, वापस आए, फिर उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजे, डेमोक्रेसी करवाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, इलेक्शन करवाया, अब्दुल्ला और गनी की सरकार बनवाई, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स भी तैयार कर दिया, मतलब बाकायदा आर्मी तैयार की, उनको असलहे दिए। क्या हुआ भैया? तालिबान ही आ गया। तो जब भी ये जो 26/11 वो 9/11 हुआ था, मेरे ख्याल से 2002 वो के आसपास हुआ था, या कब हुआ था बोल रहा हूँ, तो 9/11 के बाद से 10 साल, 2002 मान ले 20 साल, 20 साल इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा रखा। फायदा क्या हुआ? ढाक के 3 पात वापस आ गया तालिबान, और आपने 1 ट्रिलियन का जो असलहा था वो आप छोड़ के भागे, आप छोड़ के भागे। अब क्या हुआ उससे? आप टेम्पररी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंटली नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरीके से अमेरिका कोशिश करता है दुनिया को कंट्रोल करने की, ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं वहाँ पर, भारत है, रशिया है, चाइना है, ये मिलके काउंटर नहीं कर सकते जो वेस्ट की जो एक स्ट्रेटजी होती है कि पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया जाए? अगर ये ममालिक मिल जाएं तो उस वर्ल्ड ऑर्डर को जो एक बनाया जाता है उसको रोका नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, खत्म करना तो किसी चीज को बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक काउंटर सिस्टम तो बनाया ही जा सकता है। अब हम आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, कल को यूट्यूब बैन कर दे, फिर क्या करें हम आप? तो होना तो ये चाहिए कि यूट्यूब जैसे 3-4 व्यवस्थाएं हो ना, जिसपे कि अब लेकिन अब खैर, तो बॉटम लाइन देखिए यही है कि अमेरिका और वेस्ट उसको चलाना चाहते हैं, और वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। वो कह रहा है मेरा टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, और तुम्हारा टेररिस्ट जो है वो सिटीजन है मेरा, बात खत्म। मारना है तो अपनी टेरिटरी में मारो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी टेरिटरी में तो हम तुम्हारी कमजोर न सकने के लिए तुम्हारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको अपने यहाँ सेफ वो हेवन देंगे, उसके बदले में हम उनको सिटीजन कहेंगे, और तुम अगर उनके पीछे आओगे जैसे हम दुनिया के पीछे जाते हैं, तो फिर वो तो नहीं सकते। हम मारे याया सिनवर को तो वाह जी वाह, हम अगर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मार दे, वाह जी वाह, हम यदि जो है सद्दाम हुसैन को इराक में घुस के मार दे तो बहुत ही बढ़िया जो है। लेकिन आप अगर अपने वाले को मारोगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फिर आपका टेररिस्ट हमारे यहाँ आके रह रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपका टेररिस्ट होगा, हमारा टेररिस्ट नहीं है। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा कि आपकी जो समस्या है वो सारी दुनिया की समस्या है, यानी ईरान यदि अमेरिका की समस्या है तो वो आपके लिए भी अब समस्या हो गया, हमारे लिए भी समस्या, और सबके लिए। भले आप कह लो कि ईरान हमारे लिए समस्या नहीं है, भैया हमारा दोस्त है, लेकिन ना जी ना, हमारा समस्या है तो आपका भी समस्या है। हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम पाइपलाइन अभी तक नहीं हम बना पा रहे, उसके साथ अटैच नहीं कर पा रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके ऊपर थोप दे रहे हैं ना। अब मेरे साथ आप दोस्ती कर रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि देखिए यार, मुझसे दोस्ती कर रहे हो तो मेरा उधार जो है उसमें आपको भी अब पैसा देना पड़ेगा भाई। मैंने किसी से 1 लाख रुपए दिया है, अब मैंने 25,000 दे दिए, चूंकि अब तुम मेरे दोस्त बने हो 25 तुम भी दो। ये कौन सी बात हुआ भैया? आपकी ईरान से नहीं बनती, पाकिस्तान की बनती है, भारत की बनती है, रशिया की बनती है।
आपकी नहीं बन रही ना। अच्छा, ये कोई जरूरी है कि आपका यूट्यूब में जो दोस्त हो वो मेरा भी दोस्त हो? कहीं आप यूट्यूबर के साथ जा सकते हैं जिनको मैं नहीं पसंद करता, और कहीं मैं यूट्यूबर के साथ जा सकता हूँ जिनको आप नहीं पसंद करते, पर इससे हमारी आपकी दोस्ती में क्या फर्क पड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर मैं ये कहूँ कि देखिए मुजफ्फर भाई, अगर हमारे साथ शो करना है तो भाई पहले XYZ इनको नहीं लेना है। ये क्या बात हुआ? ये मैं कौन डिसाइड करने वाला होता हूँ? मैं आपको कौन बताने वाला होता हूँ कि आप किसको बुलाओ किसको ना बुलाओ? ये आपकी मर्जी है। सो बात वही है कि ये दुनिया को चलाना चाहते हैं अपने मर्जी पे, पर धीरे 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 इनकी गिरफ्त छूटती जाती है। ब्रिक्स छोटा मोटा नहीं है, 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP है, 1/4, छोटा मोटा नहीं। और ये ग्रो करेगा, ये आने वाले 10 सालों में अभी 1/4 है, ये आधा बन जाएगा। 24% से ये 50% बनेगा 10 सालों में, कोई इसको रोक नहीं सकता। आज 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, हो सकता है 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो, 50% ऑफ द GDP हो। आज ये 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है। तो आने वाले समय में ये जो है, अगर 16 का ट्रिपल चौपल भी हो जाए, कि मान लीजिए ये 40% भी अगर ये वर्ल्ड ट्रेड बन जाता है, तो ये महाशक्ति होगी। क्योंकि फिर क्या, जो वेस्ट होगा और अमेरिका, कनाडा और यूरोप की सारी कंट्रियां तो नहीं, फिर भी यूरोप को ले ले। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं मुजफ्फर भाई कि पूरे EU का GDP कितना है आज की डेट में? वो है $19.35 ट्रिलियन। ठीक है ना जी। और अगर आप PPP में ले लें तो वो है 26.64 ट्रिलियन। ये EU का पूरा है। यानी कि, और अगर आप USA की GDP ले लें तो आप ये देखें कि USA की GDP जो है वो भी 29 ट्रिलियन है। तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए भैया? 30 मान ले, $60 ट्रिलियन ये हो गया। ठीक है जी। $60 ट्रिलियन है ये। अगर हम वर्ल्ड GDP ले लें कि वर्ल्ड की GDP क्या है, एक मिनट, अभी पता चल जाएगी। तो वो करीब करीब जो है वो इतना बड़ा नंबर है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। $100 ट्रिलियन है। $100 ट्रिलियन, तो उसमें $60 ट्रिलियन तो EU बना रहा है। अरे ये कौन आ गया? रिवाज यार। तो रिवाज आप ठीक है? तो $100 ट्रिलियन अगर वर्ल्ड GDP है मुजफ्फर भाई, $60 ट्रिलियन अमेरिका है। 60% ऑफ द वर्ल्ड GDP इज यूरोपियन यूनियन प्लस द US। 60 ट्रिलियन है ये। और आप अगर आज देख लें, इसी को अगर हम कंपेयर करें, वर्ल्ड GDP को $100 ट्रिलियन हम ले रहे हैं, तो इंडिया $5 ट्रिलियन भी अभी नहीं है। मान लेते हैं 5 ट्रिलियन, अब 5% है वर्ल्ड GDP, वो 60% है, हम 5% है। चाइना आपका मेरे ख्याल से 18-19 ट्रिलियन वो भी है। ठीक है ना? तो वो भी अमेरिका से तो अगर वो 18-19 ब्रिक्स की मिला के आपने बोला ना कि तकरीबन 21% है तमाम की। हाँ, ब्रिक्स की जो टोटल GDP है 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP। 24%। तो आप सोचिए, वो 60% पे, हम 24 पे हैं। ठीक है ना? तो काफी फर्क है। अभी आगे जाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए अभी और इम्तिहान बाकी ये है। नेचुरल से कब ये कुछ काउंटर करने जो थे, नेचुरली ये डिक्लाइन होगा। बिकॉज आप पीक पे जाते तो फिर डिक्लाइन होगा। ये नेचर का लॉज ऑफ नेचर है, हम रूल है। और इंडिया और चाइना जो है वो वापस से 50% ऑफ द वर्ल्ड GDP बनेंगे, इसको रोक नहीं सकते। क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा तो ये इकोनॉमीज की, ये जो अपने पीक पे जा चुकी है, इनका अब बहुत ज्यादा स्केल अप होने की संभावना नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ये वेस्ट और अमेरिका मिलके इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये इन कामों में हमें इसी ने तो नहीं उलझा रखा हुआ कि ये आपस में लड़ते रहे या कश्मीर मैं ये नहीं मानता। देखिए मुजफ्फर भाई, ये कमजोरों की और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, जब देखिए जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और भारत आजाद हुआ है, तो कश्मीर का मुद्दा उसी वक्त इन्होंने हाईलाइट किया ना। ये चाहते थे कि कोई आपस में ये लड़ते रहे, बाद में ये इनके दरमियान में कोई इस तरह का मामला होता रहे कि ये इनका लड़ाई झगड़ा होता रहे। नहीं मानता, मैं इसको मानता ही नहीं। आप और हम दूध पीते बच्चे हैं।
आप इनको क्यों नहीं लड़ा रहे हो, जर्मनी को फ्रांस से और फ्रांस को यूनाइटेड स्टेट्स? इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि यूएस और यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल है, बट वो लड़ नहीं रहे। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हो उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, वो जितना टाइम ले लो आपको गुजरना ही पड़ेगा, तब तक वायलेंस शांत नहीं होगा। क्योंकि वायलेंस उस सोसाइटी का बहुत पार्ट है, फोर्स आपकी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्स के बिना वो सोसाइटी इकट्ठी रह ही नहीं पाएगी, वो विदर अवे हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर खैर। सो पॉइंट मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको मैं नहीं मानता कि चाइना को अमेरिका बता रहा है कि इंडिया से लड़ो। चाइना की एक थ्योरी है, वो थ्योरी वर्ल्ड डोमिनेंस की है, वो अमेरिका दे रहा है उनको। चाइना की उसी थ्योरी से तो अमेरिका लड़ रहा है, इसलिए तो हमारे पास आ रहा है, वरना इंडिया को चाइना अमेरिका नहीं पूछता। भाई इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका ने अपना रिश्ता किसके साथ बढ़ाया है? अमेरिका ने अपना रिश्ता पाकिस्तान के साथ बढ़ाया है। वो तो आपने डबल गेम कर दिया जब आप वर्ल्ड, जिसको वो वॉर ऑन टेरर कहते थे और बेसिकली वो वॉर ऑन जिहाद था, आप उसमें चले गए और आपने उनका उल्लू काटने की कोशिश की। ये जो आपने डबल स्टैंडर्ड का गेम खेला, उसमें आपकी सच्चाई पड़ गई, और शायद ये होना भी था। इसी को लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। जब अमेरिकन ने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया, जब उनका दुश्मन और आपका दुश्मन, उनको पता चला कि सेम नहीं है, मगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि उनका दुश्मन और आपका दुश्मन सेम है, तो उनको समझ में आ गया। उनको आपकी सारी की बातें, तब उनको, जब आपके जिसके पैर फटी ना बिवाई वो पढ़े, वो समझे ना पीर पर आई, तो जब उनको समझ में आया तो उनके ट्रांजैक्शन खेल गया कि वो साला ये खेल है, ये खेलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। तो इसलिए ये तो आपको मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बस मैं 2 मिनट के बाद ही आपको दे रहा हूँ फिर। तो ये जो वेस्ट की थ्योरी, वेस्ट का ये है कि वो सबको लड़ाता है, मैं नहीं मानता इसको। आप क्यों लड़ रहे हो भाई? वेपन तो हम भी खरीद रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई वेस्ट एशिया में इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि अमेरिका वेपन है। भाई सबसे ज्यादा वेपन दुनिया में इंडिया खरीदता है, पर आज तक भी एक बार भी किसी के ऊपर इंडिया ने वॉर नहीं किया। इंडिया ने कभी जो है इन वेपन्स को लेकर के नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं क्रिएट किए। तो मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, क्यों हो रहा है जी? क्योंकि वहां पे वेपन बेचता है अमेरिका। अरे तो वेपन को लेके घर में बेच दो, मत खरीदो, अपने अंदर झांको ना। अगर चाइना जो है इतना ही वो दूध पीता बच्चा है कि वो जो है अमेरिका के कहने पे हमसे लड़ रहा है, और हम दूध पीते बच्चे हैं कि हम अमेरिका के कहने पे नहीं, हम अमेरिका के कहने पे लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होता, सब अपना शाना है भैया यहाँ पे। ये आपका बेटा 2 महीने जब बड़ा हो जाता है तो आपको चलाने लगता है कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है बाबा, ये सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन चाइना जब इस कम्युनिज्म से बाहर आएगा, जैसे रशिया आया, अभी चाइना को ये दिखाना है कि सिर्फ कम्युनिज्म के थ्रू ही, वन पार्टी रूल, वन पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के थ्रू ही डेवलपमेंट हो सकता है। मगर वो, इसलिए वो इंडिया को बार बार दुनिया की नजरों में नीचा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो कहते हैं, इन अ वे इट्स ट्रू, क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी है वो वेस्ट से ही ली गई है, तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरली तो हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हालांकि उसकी जो उसके जो कंटेंट है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी कभी नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि ये एक, इससे आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, और अगर वो ये इंडिया ग्रो कर जाता है तो फिर उनके लोग को वो क्या बेचेंगे कि हम तुमको डेमोक्रेसी क्यों नहीं दे रहे, हम तुमको पॉलिटिकल आजादी क्यों नहीं दे रहे। तो अपने मन की पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, अपने मन का जो है तुम इलेक्शन लड़ो, सबको जो है गवर्नमेंट में जाने का अधिकार हो, ये हम क्यों नहीं कर रहे। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स बेसिकली ये एक अच्छा टॉपिक है आपने जो दिया कि दुनिया में तरक्की के लिए डेमोक्रेसी का होना क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर हम कभी फिर डिबेट करेंगे आपसे, इसके ऊपर मैं सवाल तैयार कर लूँगा तो आपसे। अभी रिबाहा को हम वेलकम कहते हैं। वेलकम रिबाहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई कि आपने मुझे बुलाया। और दिन में कोई 36 बार तो बुलाते हैं आप मुझे और मैं आपको। देखिए, हम एक फैमिली की तरह हैं, और फैमिली में जब भाई को बुलाया जाता है, बहन को बुलाया जाता है, बेटी को बुलाया जाता है, सबको कभी भी बुलाया जा सकता है। आप मुझे जब मर्जी बुलाएं 24 घंटे। जी बिल्कुल मुजफ्फर भाई, उसी तरह आप मुझे जब मर्जी जब मर्जी बुलाएं, नो प्रॉब्लम। रिबा जी, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रिक्स। हमें आप लोग तब मत बुलाइए जब भी मर्जी हो भाई, हम सोते होते जी, आप तो सो जाते हैं, आप आधे घंटे बाद आपके लिए तो रात 8 बजे के बाद आपके लिए बैठना बहुत मुश्किल है। अभी आंखें बंद हो रही है डॉक्टर साहब की। हाँ।
ऐसे नजरों से देख रहे हैं जैसे हमने पता नहीं इनको जगा के ना, पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू करवा दी, ऐसी शक्ल बनाई थी। पूरा पाकिस्तान सोता नहीं है, मैं तो इस चिंता में आधा घुल गया हूँ। नहीं वो मुजफ्फर भाई का मैसेज देखो, लास्ट सीन 4 बजे। मैं 10 बजे सो जाती विवाह जी का देखो लास्ट सीन 5 बजे। हूँ सर। नहीं सर, मैं रात 10 करते बजे क्या है आप लोग रात भर जग के? इन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है, लास्ट सीन हम देख ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका तो देख लिया पब्लिक में ही नहीं आप लोग। आज से मैं रात को 10 बजे सो जाती सुबह 10 आपको तो बजे। AKW है भैया, ऐसा ना करें। हूँ। अच्छा रिवाज जी, ब्रिक्स के ऊपर बात हो रही, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर रशिया में। तो अभी जो मामला चल रहे हैं वेस्ट के साथ भारत के, कनाडा की खास तौर पर अगर बात की जाए, उस चीज़ को देखते हुए ये जो इनका विजिट है बड़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ पर पुतिन के साथ मुलाकात होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस भी होंगी। तो आप इस जो टाइमिंग है ये दौरे की खास तौर अच्छा, पर। इस विजिट की एक खास बात ये भी बताऊं, तैयब अर्दगान से भी मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स में। अच्छा जी। और उसमें इस बार मुझे नहीं लगता कि कश्मीर इशू को अगर पाकिस्तानी के तौर पे आपने बैठाया हुआ ना, तो कश्मीर इशू तो उठाना जरूरी है ना हमारा। तो बात यह है कि इस बार मुझे नहीं लगता तैयब अर्दगान जो है पाकिस्तान के पक्ष में कोई बात करेंगे, मतलब ये कि नहीं वो कश्मीर वो तो लास्ट मीटिंग में जो उसमें भी लास्ट में भी उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि वो हर पहले ऐसा होता था कि 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 रिमूवल देखने को मिला है, तब से वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे साथ थे। और हमारे साथ होने के साथ साथ यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आके कश्मीर इशू पर बड़ी बात होती थी कि कश्मीर को ऐसे होगा वैसे होगा, यानी कि आवाज़ उठाते थे। ठीक है कि जो एक जुल्म बर्बरियत, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ना हमारे मीडिया में, तो ये जुल्म बर्बरियत जो होती है ना उसके हक में आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब कश्मीर का इशू कुछ इस तरह हो गया है कि हमें ये भी नहीं मतलब पता कि कश्मीर इशू है क्या, लेकिन हर बंदा शुगल मेले के लिए लगा हुआ है कश्मीर इशू कब सॉल्व होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार तैयब अर्दगान जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। और देखिए हर इंसान यानी कि जो ये 21 सेंचुरी चल रही है, इसमें हर कंट्री अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है और चाहता है कि वो जो है वो एक सुपर पावर बनने की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाता रहे और अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करें। और जहाँ पर कंट्रीज कहते हैं ना कि आप अपने घर की इकोनॉमी को या अपने घर के निज़ाम को, बिजनेस को बेहतर करने के लिए सबसे पहले काम करते हो, या वो पहले अपने आप तो ठीक करिए, दूसरे दा से पंगे से पइए, पहले अपने आप नु तो ठीक कर लीजिए ना। हर कंट्री यही सोचता है कि मैं पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लूं, अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर लूं। अब कौन, जैसे आपने बात की यूएई है, सऊदी है, टर्की है, मलेशिया है, यही कंट्री थे पहले हम कहते थे कि ये देखें जी ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हमारे साथ खड़े हैं। अब हम पिछले कुछ सालों से जो है वो हमारे साथ नहीं खड़े, हम अकेले खड़े, तन्हा है हम। बिल्कुल ऐसे ही है अकेले ही खड़े हैं। और देखिए बात ये है कि हर इंसान की जंग अपनी अपनी है और अपनी अपनी जंग इंसान ने खुद अकेले अपने ही महाज को लड़ना है और कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा और गिला भी किसी से कुछ नहीं। ठीक है, मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? मोदी जी के साथ पुतिन खड़े हैं इस वक्त, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो उनके बड़े अच्छे आपके सामने ही उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और पुतिन जब भी उनको देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को के और कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स मोदी कहाँ पर हैं, वो आए नहीं। आपने पीछे देखा होगा कि अजित डोवल का जो है वो NSA जो है वो इंडिया के, वो उनका विजिट था रशिया में और उन्होंने सबसे पहली बात यही की कि मेरे फ्रेंड मोदी जो है वो कहाँ मेरे पर दोस्त नहीं आए। मेरे दोस्त नहीं आए, इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने पास की। तो आप खुद सोचें कि उनके तो रिलेशन काफ़ी बेहतर है। और देखें जब रशिया पर बुरा वक्त था, बुरा वक्त से मुराद ये कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी और USA की कितने सैंक्शंस थे रशिया पर, और कि वर्ल्ड बाइकआउट कर दे रशिया से, और कितने सैंक्शंस लगाए जाते थे अमेरिका की जानिब से रशिया पर। उस दौरान इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट रेट पर जो है वो उनसे खरीद रहा था। सर मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाकी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान आपने जंग होती देख ली है। सर बता दें। अच्छा, सिर्फ ऑयल ही नहीं था, मैं इसमें थोड़ी सी आप ऐड कर दूं
बिल्कुल। इसमें इसमें डायमंड, जो रॉ डायमंड है ना, वो मंगवाते थे इंडिया से, इंडिया रशिया से मंगवा कर। तो ये गुजरात में, सूरत में उसको पॉलिश किया जाता है और वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो वो अमेरिका ने इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी कि जी हम आपके से जो आप रशिया से मंगवा रहे हैं, मंगवा के हमें तैयार करके दे रहे हैं, हम वो नहीं लेंगे। इंडिया ने बोला नहीं लेंगे तो ना लो भाई, हम बाकी किसी और कंट्री को दे देंगे। तो उन्होंने, यस। बिल्कुल आपकी बात सही है, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया अमेरिका का इस चीज़ पे कि अमेरिका कोई चीज़ खरीदता है, नहीं खरीदता, कुछ डराता धमकाता है, जो मर्ज़ी करता है, करता रहे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने मुल्क की इंटरेस्ट में जाएँगे। और देखिए इंटरेस्ट, इतनी इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं कि 2 पाकिस्तानी जो है बैठे बातें कर रहे हैं और वो अपनी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब जो है वो अपनी इंटरेस्ट, पता नहीं वो कल जो उन्होंने अपनी क्लास लेनी है वो उसको स्टडी कर रहे हैं। सर की शक्ल देखो, मुझे तो हंसी आई जा रही है। यहाँ पे तो प्लूटन को सोचने का दिल ही नहीं कर रहा, न ब्रिक्स को सोचने को दिल कर रहा। सर ने जैसी शक्ल बताई हुई है। मैं कुछ देख रहा था ऐसे, आप लोग की जो इल्मी गुफ्तगू है उसका लुत्फ ले रहा था मैं। वेरी गुड सर, तो मैं वेरी खो गुड। चुका था। सर आपने फिर क्या सीखा? यही सीखा कि सर हम मोदी जी पेट्रोल ले गए, उसमें आपको एक इंच दिए, बूंद। सर नहीं नहीं सर, हम इल्म का गहवारा है, इस बात को एक्नॉलेज करें आप। गहवारा हैं आप, इल्म का ही नहीं, आप चश्म चिराग भी है इल्म की। थैंक यू सो मच।